है गाइस, कैसे हो आप सब। चलो मैं फिर आज आपको यूरोप घुमा के ले आता हूँ। ये देखो मेरा प्यारा भारत। कल थोड़ा सा गलती हो गया था, यहाँ पे सुएज कैनाल नहीं है, यहाँ पे नहीं है। कहाँ पे है? यहाँ पर है। यहाँ से गल्फ़ ऑफ, आप देख रहे हैं ये गल्फ़ ऑफ अदन, फिर ये रेड सी, फिर यहाँ होते हुए यहाँ पर है सुएज कैनाल, देख सकते हैं आप। ओके, ये है हमारा गल्फ़ ऑफ सुएज या सुएज कैनाल, जो 1869 में ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। पहले ब्रिटिशर जो पोर्चुगल के लोग, वास्को डिगामा जो आए थे, यहाँ से आए थे, यहाँ से घूमते हुए आए थे इंडिया। लेकिन जब इस सुएज कैनाल बनने के बाद काफ़ी डिस्टेंस कम हो गया था। तो ये मेडिटेरेनियन सी है और ये है हमारा यूरोप में ये है हमारा फ्रांस और ये जर्मनी। कुछ कंट्री आपको पता होना चाहिए, 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने पढ़ा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 को शुरू होता है लुईस सरकार के खिलाफ, और फिर क्या होता है, जनरल स्टेट, फिर नेशनल असेंबली, फिर जैकोबिन्स की सरकार, कई सरकार आती है जाती है। फाइनली 1799 को नेपोलियन की सरकार आती है, जो कि 1799 से लेकर के 1799 से लेकर के 1815 तक, यानी लास्ट लेप्जिंग की लड़ाई में नेपोलियन हार जाता है। देख सकते हैं ये जर्मनी है ना, ये लेप्जिंग, इस लड़ाई में नेपोलियन हार जाता है। तो कुछ ज्योग्राफी में कुछ टर्म्स यूज होने वाला है, वो हम देखने वाले हैं, क्योंकि अगर किसी का ज्योग्राफी मजबूत होगा तो फिर हिस्ट्री अपने आप मजबूत होते चले जाएगा। ओके, इसीलिए मैं आपको सबसे पहले ज्योग्राफी दिखाता हूँ। देखो, नेपोलियन 1799 को कूप डिफीट, मतलब पुलिस फोर्स के द्वारा, आर्मी के द्वारा पूरे फ्रांस पर कंट्रोल कर लेता है। नेपोलियन एक रूलर होता है, एक रूरल था फ्रांस का, जो डेमोक्रेटिक तो नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड मतलब अच्छे कानून लेकर के आना, इस फील्ड में बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन था एक डिक्टेटर, था एक मोनार्क, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था, मतलब मोनार्क था, डिक्टेटरशिप था, लेकिन काम उन्होंने बहुत अच्छा किया था। तो फिर जैसे उन्होंने फ्रांस पर कब्जा करता है, साथ साथ यूरोप के ये सब पार्ट में भी वो अपना सेना भेज करके जीतना शुरू कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं नीदरलैंड को हम हॉलैंड भी बोलते हैं, ध्यान से सुनना, हॉलैंड। नीदरलैंड का जैसे वेस्टर्न पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं नीदरलैंड, मतलब हॉलैंड, लेकिन हम कॉमनली इसे हॉलैंड भी बोलते हैं। या दूसरा नाम नीदरलैंड का द रिपब्लिक ऑफ डच, इसका नाम, दूसरा नाम क्या है नीदरलैंड का? द रिपब्लिक ऑफ डच या हॉलैंड, और यहाँ के रहने वाले लोग को डच बोलते हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं फ्रैंकफर्ट के पास ये मेंज एक शहर है, आज के डेट में जर्मनी में है। आप देख सकते हैं लिप्जिंग, आप देख सकते हैं, और इसी तरीके से आप देखो यहाँ पे मिलान, ठीक है। ये और यहाँ देखो, आप देख रहे हो ये जर्मनी और ये फ्रांस, इसके बीच एक रिवर है जिसे हम बोलते हैं राइन रिवर। क्या नाम है इस रिवर का? राइन रिवर। देखो ये, ठीक है, ये है राइन रिवर। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच जो राइन रिवर है और इसके आसपास जो प्लेस है, इसके आसपास जो जगह है, इसे हम बोलता हूँ राइनलैंड, क्योंकि जर्मनी और फ्रांस के बीच ये एक नेचुरल बॉर्डर है। ओके, और ये एक नेचुरल बॉर्डर है, और इनके आसपास जो मिट्टी है ना, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा खेती होता है, ठीक। इसके आसपास भी थोड़ा सा कंट्री देख लिया करो, जैसे ये देखो बे ऑफ बिस्के, ठीक है। और यहाँ देखो इसके ऊपर क्या है, सॉरी एक चीज़ मैं कल भी गलत बताया था, चैनल और स्टेट में क्या फ़र्क है। देखो ये देख रहे हो ना, यहाँ इंग्लिश चैनल, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच यहाँ इंग्लिश चैनल है, चैनल इंग्लिश चैनल के नाम से फेमस है। देखो चैनल में थोड़ा सा जगह ज़्यादा है, लेकिन एक स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट में बहुत नैरो जगह होती है। देखो इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यहाँ है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। किस देश के बीच है? स्पेन और मोरक्को के बीच है, ठीक। अगर आप इस तरह से देखोगे ना, तो आपके हिस्ट्री के साथ साथ पूरे यूरोप और पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में रहेगा। कहाँ बे है, कहाँ गल्फ़ है, कहाँ क्या है, आपको थोड़ा सा और डिफरेंस बता दो। चलो अपने प्यारा देश पे आ जाओ, अपना प्यारा भारत, यहाँ आ जाते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत। देखो यहाँ है बे और यहाँ है सी। ये क्या है? ये इंडियन ओशियन जो है हमारा, इंडियन ओशियन, इसी का हिस्सा है ये, ठीक है। इंडियन ओशियन का ही हिस्सा है अरेबियन सी और ये बे ऑफ बंगाल। लेकिन क्या डिफरेंस है सी में और बे में? देखो
ये जो बे है ना, ये ज़मीन से ज़्यादा घिरा हुआ, देखो देखो कितना ज़्यादा, लैंड से ज़्यादा घिरा हुआ यहाँ तक, लेकिन ये जो सी है थोड़ा सा कम घिरा हुआ है लैंड से, ठीक। और एक देख सकते हैं यहाँ पे गल्फ़ इस तरह का, जैसे भारत में है, गल्फ़ में और थोड़ा सा घिरा हुआ है, गल्फ़ छोटा है, देखो यहाँ पे गल्फ़ ऑफ कच्छ, और ये है हमारा गल्फ़ ऑफ खाम्बन। ओके, एक आपके लिए चलो होमवर्क है आज के लिए कि ये जो फ्रांस है, तो आपको बताना फ्रांस का कैपिटल क्या है। ये तो पेरिस दिख ही गया है, और आपको लिखना है, एक टेबल बनाना है, यहाँ पे कंट्री का नेम लिखना है ऊपर, और कंट्री का नेम यहाँ करेंसी लिखना है, और कैपिटल क्या लिखना है, करेंसी और कैपिटल। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, इसका करेंसी आपको बताना है, ठीक है। ये मेरे जो क्लासरूम के स्टूडेंट है, वो जो आप आंसर लिखोगे ना, जो मैं आपको लास्ट में दूंगा, उसी में आप ये क्या करोगे, फ्रांस का कैपिटल और करेंसी भी लिखोगे, ठीक। ये आज के लिए होमवर्क है। चलो हम लोग आगे चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो चलो आज हम लोग यहाँ से शुरू करना चाहते हैं। देखो, द रिटर्न टू मोनार्की, जैसे कि आपको मैं बताया था कि फ्रांस में जो रिवोल्यूशन आता है, कब आता है फ्रांस में रिवोल्यूशन, 17 फ्रांस में रिवोल्यूशन आता है आपका 1789 से लेकर के 1799 तक, एक लंबा चलता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। फिर 1799 में नेपोलियन आ जाता है, और 1815 तक लगभग मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक नेपोलियन का रूल रहता है। नेपोलियन है ना, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी को तो ख़त्म कर देते हैं इन फ्रांस, बट इन एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब देख रेख में, कामकाज में काफ़ी शानदार, जैसे भारत में होता है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। मतलब पूरा, जैसे कि आज के डेट में लॉकडाउन है कोरोना के चलते, पूरा देश लॉकडाउन है। नेता तो 5 साल के मेहमान हैं, वो आते हैं जाते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। नेता में मैक्सिमम भारत में कोई रेपिस्ट है तो कोई क्रिमिनल है। नेता हमारे देश को नहीं चलाता है, हमारे देश को कौन चलाता है, जैसे ये कंट्री, जैसे कि आज के डेट में कोरोना में क्या कर दिया गया है, पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज, लगभग भारत में 500 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट का मालिक कौन होता है, कलेक्टर या DM। वो क्या कर रहा है, चला रहा है, दिन रात मेहनत करते हैं IAS IPS, जो कि पिक्चर में नहीं आता है। नेता आता है, क्योंकि नेता को भारत में ऐसे ही सिस्टम है, क्या करोगे, इलेक्शन में वो जीत के आते हैं, गुंडागर्दी करके, अनपढ़ होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, वो तो 5 साल के लिए चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आना जाना। लेकिन हमारे देश का जो रियल काम है वो कौन कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे देश को इतने शानदार तरीके से, ज्योग्राफी कहाँ ये है, प्लेटू है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ नदी है, आप इतने अच्छे तरीके से पढ़ लो कि अगर आप जब ग्रेजुएशन कर लो ना, तो आपको कोई जिला दे दिया जाए तो आप शानदार तरीके से चला लो, ठीक है। हम लोगों को बताने वाला नहीं था, इसलिए दर ठोकर खा रहे हैं। अगर बताने वाला होता तो आज फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर हो जाता, ठीक है। तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला है, इसको शानदार तरीके से फॉलो करो। टू मेक द होल, देखो उन्होंने रिवोल्यूशनरीज प्रिंसिपल ले आया था, पूरा होल सिस्टम को रेशनल का मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको सोच समझ करके डिसीजन लेना। ऐसा नहीं कि आज रात से करेंसी बंद हो जाएगा, 500 रुपये का नोट, कोई बिना मतलब का, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। सोच समझ के क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, ठीक है। इसी तरीके से एफिशिएंट का मतलब ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे द सिविल कोड ऑफ, इसी का नाम जो नेपोलियन ने चेंज लाया था, इसी को हम बोलता हूँ सिविल कोड ऑफ 1804, या इसी को बोलता हूँ नेपोलियनिक कोड। ओके, तो इसमें क्या क्या चेंज लाया था वो है। आपके लिए क्वेश्चन भी है, देखो आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या था, व्हाट चेंज डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए उन्होंने कौन कौन सा एफिशिएंट अपने टेरिटरी मतलब अपने देश के अंदर कौन कौन सा शानदार उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चेंज लेकर के आए थे। CBSE 2012 में पूछा है, उसी को थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया है। एक्सप्लेन एनी 4 प्रोविजन ऑफ नेपोलियन, है ना, नेपोलियनिक सिविल कोड 1804, उसी का नाम नेपोलियनिक सिविल कोड है। फिर इसी तरीके से इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये 2010 में, 2008 में, 2011 में पूछा है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन सा रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल लेके आया था नेपोलियन ने, क्या करने के लिए, फ्रांस में अपने शासन के दौरान, अपने दौरान 2011 में, 2014 में ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, डी मतलब दिल्ली में, और कुछ नहीं लगा रहा है तो आउटसाइड दिल्ली, अलग अलग पहले पेपर बनता था। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1804 के बाद पीजेंट के लिए आर्टिजेंट, पीजेंट का मतलब छोटे किसान,
और आर्टिजेंट का मतलब वही आर्ट एंड क्राफ्ट बनाने वाले, हाथों से कोई चीज़ बनाने वाले, हाथों से कपड़े सीने वाले या फिर अगरबत्ती मोमबत्ती बनाने वाले, ये लोग आर्टिजेंट या फिर पीजेंट या बिजनेसमैन किस तरह से खुशी मना रहा था शहरों में, तो वो बताओ। या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन ये 2014 में पूछा है, ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 2016 में पूछा है कि नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी तो ख़त्म कर दिया था, लेकिन उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में काफ़ी रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल लेके आया था, पूरा सिस्टम को रेशनल, मतलब कौन अच्छा है क्या बुरा है उसको, और एफिशिएंट का मतलब काम करने का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा। तो एनालाइज करो आप इस स्टेटमेंट को, आर्गूमेंट करो। तो सबका आंसर क्या है, यहाँ है देखो। पहला इसमें आंसर आप लिखोगे, पहला पॉइंट ए कि नेपोलियनिक कोड डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेज, जितना भी प्रिविलेज मिला हुआ था, प्रिविलेज का मतलब आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी, जैसे नोबिलिटी और क्लेर्जी और नेपोलियन फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और सॉरी ये सेकंड होगा, और एक थर्ड स्टेट, 3 स्टेट था। इसमें था क्लेर्जी और इसमें था नोबिलिटी और इसमें था जो आर्टिजेंट पीजेंट या फिर फार्मर, ये लोग था, स्मॉल फार्मर, यहाँ पे था वर्कर्स। और इन लोगों को टैक्स देना नहीं पड़ता था, इनको नहीं देना पड़ता था। तो नेपोलियन ने क्या कर दिया, सारे प्रिविलेज बर्थ के हिसाब से कि हम अपर कास्ट है, क्लेर्जी है, हम नोबिलिटी है तो हम टैक्स नहीं देंगे, नहीं, ख़त्म कर दिया। और एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना, एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ के सामने सब बराबर हो, चाहे तुम नोबिलिटी हो, चाहे क्लेर्जी हो, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे वर्कर्स। अगर कोई गलती करता है, सेम तरह का गलती पीएम करता है तो उसी को भी 1 साल का सज़ा मिलेगा, अगर उसी तरह का गलती कोई वर्कर्स करता है तो उसको भी 1 साल की सज़ा मिलेगा। और राइट टू प्रॉपर्टी, बाद में भारत में आर्टिकल 14 जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी, भारत ने यहीं से लिया था, फ्रांस से ही लिया था। तो अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हो, अपना पॉलिटी को समझना चाहते हो, तो आपको हिस्ट्री भी समझना पड़ेगा। यहाँ से ही हमने लिया था भारत, ठीक है। और इस तरीके से राइट टू प्रॉपर्टी भारत में भी आर्टिकल 31 जब हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था तब ये था, लेकिन बाद में इसको ख़त्म कर दिया। राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो हमारा है, आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। और हर किसी के पास एक मिनिमम प्रॉपर्टी होना चाहिए। भारत में इसीलिए ख़त्म कर दी कि भारत में उस समय इतना भुखमरी था, किसी के पास खाने पीने को नहीं था, तो सरकार भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इसलिए वो तो लंबा कहानी है, वो पॉलिटी में पढ़ लेंगे। तो बाद में भारत में ये ख़त्म कर देते, लेकिन नेपोलियन लेके आता है दिस कोड। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ये यूरोप के दूसरे रीजन भी लेके जाता है, तो दूसरा पॉइंट आप यहाँ से लिखोगे, है ना, दिस कोड वॉज एक्सपोर्ट टू द, यहीं से लिख देना, दिस कोड वॉज एक्सपोर्ट टू द दूसरे, यूरोप के दूसरे जैसे रीजन में, जैसे मैं आपको मैप में दिखाया था कि जो पोलैंड तक या फिर वॉर्सो तक, पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो या फिर मेंज, दूसरे जैसे कि रिपब्लिक ऑफ डच रिपब्लिक जो आज के डेट में नीदरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, जर्मनी है ना, वहाँ तक नेपोलियन क्या करता है, जो भी ये सब चीज़ लाता है वहाँ तक लेके जाता है। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन लेके आता है पूरे, जैसे कि ये पूरे यूरोप है, अलग अलग कंट्री है जहाँ पे नेपोलियन, ये आपका फ्रांस है, जहाँ जहाँ वो कैप्चर करता है उस जगह पे सिंप्लीफाइड, जैसे आज के डेट में भारत को पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज बांट करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कर रहा है, चला रहा है। इसी तरीके से नेपोलियन ने छोटे छोटे टुकड़े में, जैसे आज के डेट में कोरोना बफर जोन, एक रेड जोन है, एक येलो जोन है और एक ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन के लोग 20 तारीख से बाहर जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जो येलो जोन उनको तो कुछ दिन के लिए, जो रेड जोन है उसको अभी भी मतलब पूरा अलग थलग करके रखा गया ताकि वो बीमारी ना फैले, ठीक है। आप लोग तो एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन हम तो रेड जोन में फंसे हुए। खैर, तो इस तरह से नेपोलियन ने भी सिंप्लीफाइड, कहाँ पर, ये दूसरा पॉइंट हो गया, यहाँ से यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी, और वहाँ पे सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन लेके आया था। तीसरा पॉइंट क्या किया था, एबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम एंड मोनार्कियल ड्यूज। देखो फ्यूडल सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ था, रोम से, कैथोलिक चर्च से, जो कि चर्च आपको पता है ना, सिंपल भाषा में मौलवी पंडितों ने शुरू किया था, है ना। तो फ्यूडल सिस्टम में क्या था, सर्फडम सिस्टम था। सर्फडम क्या है, जैसे मान लो एक हमारा खेत है, कोई जमींदार है, लैंडलॉर्ड्स है, यहाँ पे कोई वर्कर्स काम कर रहा है, तो उस वर्कर्स को, वर्कर्स मतलब पीजेंट यहाँ आ जाएगा, पीजेंट मतलब वर्कर्स, यहाँ छोटा वर्कर जो गरीब किसान है। पीजेंट का मतलब गरीब किसान भी है, और ऐसा किसान जिसके पास ज़मीन का टुकड़ा बहुत छोटा हो। तो मान ले कोई बड़ा ज़मीन है, ज़मींदार है, वहाँ काम कर रहा है ये पीजेंट, ठीक है। लेकिन सर्फडम में क्या करेगा, दिन भर यहाँ काम करेगा खेत में, बस मालिक क्या करेगा, इसे खाना देगा, यही इन्हें रहना पड़ेगा। इस ज़मीन के बाहर ये जा ही नहीं सकता है जब तक ये मकान मालिक या फिर जब तक कोई ज़मीन का जो मालिक है वो उसे परमिशन ना दे। इसे बोलता हूँ सर्फडम।
इसको ख़त्म कर दिया। मोनार्कियल ड्यूज़ क्या है? मोनार्कियल ड्यूज जैसे कि मान लो ये बड़ा किसान था, इसका ज़मीन से एक छोटा किसान ने, पीजेंट ने क्या के लिया, एक ज़मीन लिया। अगर मान लो इसमें खेती नहीं हुआ, सुखाड़ आ गया, कुछ आ गया, लेकिन फिर भी इसे एक फिक्स्ड टैक्स देना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं मोनार्कियल ड्यूज़। मोनार्कियल ड्यूज़ मतलब एक छोटा किसान जो ज़मीन इस पर रेंट पे लिया था, अगर मान लेते हैं आज कोरोना है, मकान मालिक हम लोगों से रेंट फिर भी लेता है, मान लो हमारे पास कोई इनकम नहीं है, पैसा नहीं है, कंपनी से पैसा नहीं मिल रहा, फिर भी हमसे मकान मालिक क्या ले रहा है, रेंट ले रहा है, दैट इज कॉल्ड मोनार्कियल ड्यूज़। लेकिन सर्फडम क्या होता है कि उसी के अंदर आपको रहना पड़ेगा, उसी के अंदर काम करना पड़ेगा, दिन भर काम करो और खेतों में ही सो जाओ या खेतों में टेंट बना करके सो जाओ, जब तक मकान मालिक परमिशन दे आप नहीं जा सकते हैं। इसे बोलते हैं सर्फडम। इसको ख़त्म किया गया। तो ये क्या हो गया, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, इन शहरों में गिल्ड रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दे। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन क्या, मान लेते एक शहर है, सपोज करो ये आपका है ना, हरिद्वार शहर है, मान लेते हैं ये शहर है आपका, ये स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे 20-30 क्या है, वर्कर्स है, मतलब यहाँ पे बिजनेसमैन है 20-25 लोग। लेकिन अगर कोई बाहर का बिजनेसमैन, मान ले गांव का कोई बिजनेसमैन यहाँ करके बिजनेस बैठाना चाहता है, तो यहाँ के जो स्विट्जरलैंड के बिजनेसमैन है बड़े बड़े, इनको सताता है, इनके जो फैक्ट्रीज में आग लगा देता है, क्योंकि ये लोग चाहता है कि हमारा ही, उन्होंने एक गिल्ड्स, एक गुच्छा, एक मतलब ग्रुप बना के रखा था कि कोई भी बाहर वाला यहाँ का बिजनेस, यहाँ के लोग अगर बिजनेस आगे खोलता है यहाँ, तो उनके फैक्ट्री में आग लगा दो, उसको सताओ, उस पर टैक्स लो, ताकि कोई फैक्ट्री खोल ही ना सके और हम लोग दबा के पैसा कमा सके, इनकम कर सके। तो उनको नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया कि नहीं, अब कोई भी अगर कोई इस तरह का ये है तो कोई भी बाहर का आगे भी बिजनेस कर सके, ताकि कंपटीशन हो सके और प्राइस कम हो सके। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप इसे लिख लोगे, चौथा या पांचवा जो भी हो। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्ट, मतलब अगर गुड्स बना, सामान बना, उसके दूसरे स्टेट में बेचना, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए। रेलवे, मतलब रेलवे तो नहीं, उस समय रोड, और रोड को बहुत अच्छे से किया गया। कम्युनिकेशन, मतलब है देखो भाई हम यहाँ से इतना माल भेज दिए, रिसीव कर लेना, कितना पैसा हुआ। तो इस तरह की बातचीत के लिए भी बहुत शानदार तरीके से सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें पीजेंट क्यों खुश हुआ, पीजेंट, आर्टिजेंट, वर्कर्स, सब बिजनेसमैन सब खुश हुआ। पीजेंट, आर्टिजेंट, वर्कर्स क्यों खुश हुआ, क्योंकि इनके लिए, वर्कर्स के लिए और आर्टिजेंट्स के लिए क्या खत्म कर दिया, सर्फडम सिस्टम खत्म कर लिया। पीजेंट के लिए क्या खत्म कर दिया, मोनार्कियल ड्यूज खत्म कर दिया। बिजनेसमैन क्यों, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए गिल्ड्स खत्म कर दिया। ठीक है, समाज के हर लोग खुश हुए। बिजनेसमैन के लिए, उनके बिजनेस करने के लिए रोड सिस्टम अच्छा बनाया, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा बनाया, है ना, बातचीत अच्छे हो सके, और उसी तरीके से गिल्ड सिस्टम ख़त्म किया। ठीक है, तो इस तरह का चेंजेस नेपोलियन ने लाया था। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देख सकते हो, बिजनेसमैन, स्केल इंडस्ट्री, ये 6 पॉइंट, या जो भी नेक्स्ट पॉइंट है वो उन्होंने यूनिफॉर्म लॉ लेके आया था। मैं बताया था ना आपको कि यहाँ 39 क्या था, स्टेट था, सबको मिला करके एक कॉन्फेडरेशन बनाया था, और उसमें एक यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट लेके आया था। मैं कल के लेक्चर में बताया था, है ना, हर जगह अलग, एक एले बराबर कहीं 54 सेंटीमीटर, कहीं 65 सेंटीमीटर, सबको क्या किया था, एक किया था। ठीक है, कॉमन नेशनल करेंसी ले आया था पूरे देश के लिए। ऐसा नहीं कि यहाँ चले जाएंगे तो इसका अलग करेंसी, इसका, जैसे ये फ्रांस था तो नेपोलियन ने इसको, यहाँ पे नीदरलैंड ये जीत लिया था, ये पोलैंड ये भी जीत लिया था, यहाँ के बहुत सारे हिस्सा, ये इटली के बहुत सारे हिस्सा, है ना, ये स्विट्जरलैंड, सब कब्जा कर लिया। तो सबको मिला करके एक 39 स्टेट का कॉन्फेडरेशन, सब में एक ही यूनिट था। ऐसा नहीं कि एक एले बराबर कहीं 54 कहीं 65, यहाँ एक ही करेंसी था। मान लो यहाँ एक बिजनेसमैन है, यहाँ 1 मीटर कपड़ा, 1 एले कपड़े लेता है 65, यहाँ बेचता है तो यहाँ कितना 54 ही जाएगा, तो इनका तो घाटा लग जाएगा। और उसी तरीके से करेंसी अगर अलग अलग होगा तो इसमें भी दिक्कत होगा, इसीलिए सबको मिला करके नेपोलियन ने एक करेंसी बनाया था। ठीक है, अब देखो, तो इस तरह का शानदार चेंज नेपोलियन ने लाया था, जो कि फैसिलिटेट किया था मूवमेंट करने के लिए। क्या करने के लिए, इस तरह का जो चेंज लाने की वजह से नेशनल करेंसी एक लाया था, ताकि गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स का एक्सचेंज, बहुत गुड्स मतलब कोई भी सामान, चीज़ का आसानी से खरीद बिक्री किया जा सके। और कैपिटल क्या होता है, देखो मान लेते हैं आपके पास पर्सनल कार है या फिर आपका मकान है ना, क्या इनसे पैसा जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगा, नहीं होगा ना। करोड़ों का मकान खरीद लो तो आपका इनकम जनरेट नहीं होगा, लेकिन यही पैसा अगर आप कोई बिजनेस में लगा दो, कोई आप कहीं पे लगा दो, किसी पे मतलब कहीं बैंक में लग दो, तो आपका इनकम जनरेट होगा। मतलब ऐसा पैसा जो आपने फैक्ट्री खरीद लिया या फिर मशीन खरीद लिया या फिर किसी कंपनी में लगा दिया जिसमें आपको पैसा आए, तो उसे बोलता हूँ कैपिटल। और एसेट्स क्या होता है, जो आपका पर्सनल कार है, पर्सनल मकान है, जो आपका इनकम नहीं आएगा। हमारे देश में क्या है, लोगों के पास एसेट्स ज़्यादा है लेकिन कैपिटल कम है। कैपिटल होने के लिए लोग
लोगों के अंदर हिम्मत होना चाहिए, रिस्क लेने के लिए पावर होना चाहिए, जो कि हमारे देश में अभी भी नहीं है। किसी के पास अगर 1 लाख 100 लाख है, मतलब 1 करोड़ है, तो 2 लाख अभी भी कैपिटल है और 98 लाख का वो घर मकान बना के रख लेगा, क्या फ़ायदा। इसीलिए हमारा देश बहुत पीछे है। लेकिन यूरोपियन में ऐसा नहीं है, उनके पास जो यूरोप के लड़का लड़की है उसी समय से वो लोग के पास कैपिटल है, मतलब उन्होंने पैसा लगाना शुरू कर देता है, कहाँ पर, कंपनी में या फिर और बड़े बड़े बिजनेस में, ठीक है। हमारे देश में एसेट्स ज़्यादा है, कैपिटल कम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसे ये नेपोलियन क्या हुआ, ये पूरे यूरोप को जीता और पूरे यूरोप में अपना ये फैलाया। लोग तो शुरू में बहुत खुश हुए, लेकिन बाद में यही दुश्मनी में कन्वर्ट हो गया। क्यों? ये देखो क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। ये देखो क्या बोला, एक्सप्लेन एनी 4 रीजन, ऐसे 4 कारण बताओ कि शुरू में इंथुजिज्म का मतलब होता है ईगरली किसी चीज़ को, मतलब दिल से किसी चीज़ को पसंद करना। फ्रांस के लोग शुरू में है ना बहुत पसंद किया नेपोलियन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम काज में जो चेंज लाया, लेकिन बाद में यही दुश्मनी में बदल गया। तो क्या ऐसे कारण था कि नेपोलियन का जो बात था, नेपोलियन का जो सिस्टम था, लोग गुस्सा में आ गए बाद में। शुरू में बहुत एंथुजिज्म था, बहुत ज़्यादा उनके अंदर एगरली था, लेकिन बाद में क्या हो गया, यही दुश्मनी में बदल गया। तो क्या कारण है वो लिखो। व्हाट वेर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ लोकल पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रूल इन द एरिया, तो क्या उन पर रिस्ट्रिक्शन था या फिर क्या रिस्ट्रिक्शन नेपोलियन ने लगाया था कि लोगों को गुस्सा आ गया था, तो वो रिस्ट्रिक्शन आपको बताना है। सिंपली मतलब नेपोलियन क्यों हार गया था बाद में, क्योंकि क्या ऐसे कारण था और क्या लोगों को पसंद नहीं था, जबकि नेपोलियन ने बहुत अच्छा काम किया था। और बाद में नेपोलियन को यहाँ दिखाया गया कि लिप्जिंग की हराई में दिखाया था ना, जर्मनी में एक प्लेस है, ठीक है, आज के डेट में वहाँ पे हार जाता है। और यहाँ दिखाया गया कि राइन बता ना, राइन जो नदी है, ठीक है, राइन नदी के आसपास वहाँ एक डाकिया के रूप में नेपोलियन को दिखाया गया कि नेपोलियन एक डाकिया है, पोस्टमैन है। कहाँ से वापस आ रहा है? राइन लैंड में है, मतलब राइन रिवर के पास। कहाँ से वापस आ रहा है? लेप्जिंग की लड़ाई में वो हार गया था 1883 में, वहाँ से वापस आ रहा है। और देखो उनसे जो है ना सारे ये जो पोस्टमैन है, पोस्टमैन के सारे चिट्ठी गिर रहा है, ठीक है, चिट्ठी खो जा रहा है ना। राइन लैंड का एक डाकिया जिसका सारे चिट्ठी क्या हो रहा है, लूज हो जा रहा है, खो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ये नेपोलियन को दिखाया गया कि लिप्जिंग की लड़ाई में जब वो हार जाता है तो इस तरह से दिखाया गया। और हर चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है, उस जगह का नाम जहाँ पे नेपोलियन जीत लिया था, है ना, जहाँ जिस जगह पे नेपोलियन जीत लिया था। लेकिन जैसे ही लिप्जिंग की लड़ाई में वो हार जाता है और हारने के बाद ये सब चीज़ उनको लॉस्ट होते हुए दिखा रहा है कि अब ये टेरिटोरी, अब ये जगह नेपोलियन हार चुका है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेपोलियन कहाँ पे खड़ा है? राइन लैंड में। देखो इस तरह यहाँ देख सकते हैं, राइन लैंड है ना, यहाँ पे राइन लैंड है, यहाँ से वापस आ रहा। मेंज यहाँ पे था, मतलब लेप्जिंग, यहाँ से वापस आ रहा। वो क्या होते हैं उनके जो डाकिया है, डाकिया के जो ये चिट्ठी है, इस चिट्ठी को क्या दिखाया गया, जहाँ पे वो नेपोलियन हार गया था उस जगह का नाम दिखाया गया कि वो नेपोलियन अब हार चुका है, ठीक है। तो क्या ऐसे कारण था कि लोगों ने शुरू में तो पसंद किया था, लेकिन बाद में नेपोलियन हार जाता है। 2 क्वेश्चन है आज आपके लिए। पहला क्वेश्चन ऊपर वाला, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। एक पहला क्वेश्चन यहाँ तक आंसर खत्म हो जाता है, ये दूसरा क्वेश्चन है, इस वाले का आंसर है, ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर है, वो पहले वाले का आंसर था, ठीक। दोनों को आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेजोगे, ठीक है। अगर कोई मेरा वीडियो बाहर के लोग देख रहे हैं, हमारे जो क्लासरूम में नहीं पढ़ रहे हैं, अगर वो भी आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप में आप ऐड होना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दें, मैं आपको ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो जो ब्रुसेल्स है, तो हाँ, इनिशियली मैनी प्लेसेस जैसे कि हॉलैंड, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और ब्रुसेल्स जो बेल्जियम है, और मेंज मैं आपको दिखाया था, मिलान, वार्सो, पोलैंड की कैपिटल, फ्रांस आर्मीज को वेलकम किया गया। क्यों वेलकम किया गया था? क्योंकि इसे बोला गया था हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, मतलब इन्होंने ही आज़ादी लेकर के आया है। लेकिन ये जो इंथुजिज्म है ये दुश्मनी में कन्वर्ट हो गया। क्यों दुश्मनी में कन्वर्ट हो गया? क्योंकि जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट था, है ना, ये पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ नहीं चलता। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज किसका था? नेपोलियन का था, है ना। काम तो इन्होंने बड़े अच्छे किया, लेकिन आज़ादी किसी के पास नहीं था ना।
तो काम तुम भले ही घर दिया, सबको मकान दिया, बिल्डिंग दिया, बिजनेस करने का फ्रीडम दिया, लेकिन कहा कि वही करोगे जो हम कहते हैं। मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम था, पॉलिटिकल मतलब पावर, लोगों के पास आज़ादी नहीं था। तो लोगों को गुस्सा आ गया कि कौन बाहर वाला आया और हमारे ऊपर राज कर रहा है और हमें कह रहा है कि ऐसा करो वैसा करो। इसीलिए काम तो लोगों को घर दिया, मकान दिया, बिल्डिंग, ऐसी बात हो गई ना कि जेल में रहो, आपको सब कुछ मिलेगा, खाना मिलेगा, एसी मिलेगा, आप जेल में रहोगे, नहीं रहोगे ना, वही बात हो गई। तो पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था, एक तो कारण ये हो गया। ठीक है, एक कारण आप यहाँ लिख दोगे, दूसरा पॉइंट यहाँ से लिख दोगे। तीसरा क्या है, उन्होंने टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, इंक्रीज टैक्सेशन सेंसरशिप, टैक्स बहुत बढ़ा दिया था लोगों से। जो यहाँ के लोग थे, जहाँ जहाँ वो रूल कर रहा था, यूरोप के जिस जिस हिस्से में, वहाँ पे टैक्स बहुत ले रहा था, है ना। और दूसरा क्या कहते हैं, सेंसरशिप, कि आपको वो नहीं करना, ये नहीं करना, हम जैसे बोल रहे हैं ऐसे ही करोगे। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट। और यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिख देना, ये वाला, ये तीसरा पॉइंट हो गया, पहला, दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा पॉइंट। फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन, कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब भर्ती, टू फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कंकर द रेस्ट ऑफ यूरोप। मतलब अगर ये पूरे इनका इसके अंदर इतना लालच आ गया था ना, ये पूरे यूरोप को जीतना चाह रहा था, पूरे यूरोप को, जिसके चक्कर में कॉन्स्क्रिप्शन कर रहा था, जबरदस्ती जबरन भर्ती कर रहा था सेना में। यहाँ के लोग हो जाए, यहाँ के लोग हो, यहाँ के लोग हो, यहाँ के लोग हो। जो फ्रांस के सेना है, सॉरी, ये फ्रांस के सेना में जबरन भर्ती कर रहा था कि फ्रांस के सेना में भर्ती हो जाओ और लड़ाई के लिए चले जाओ इस एरिया में और इसको जीत के ले आओ और कूट के ले आओ और लूट के खाओ। इस तरह का इसका मन में आ गया था, मतलब मन में लालच आ गया था, इसीलिए ये हार जाता है। तो यही कहता है कि जो इनमें एडवांटेज था एडमिनिस्ट्रेटिव, उसमें तो बहुत अच्छा घर दिया था, मकान दिया था, बिल्डिंग दिया था, लोगों को एकदम अपॉर्चुनिटी दिया था बिजनेस करने का, वर्कर्स को, लेकिन इन्होंने जो फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम जो छीन लिया था, वो कोई नहीं दे सकता है ना। आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, ठीक, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज में एडवांटेज तो था, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं डिसएडवांटेज था। जैसे यहाँ एक पिक्चर दिखाया गया कि इस पिक्चर में देखो, आप देख सकते हैं ना, यहाँ एक पेड़ लगा रहा है। इस पेड़ का नाम ये कहाँ की है, जर्मनी के एक जगह है, ये ट्री ऑफ लिबर्टी, मतलब आज़ादी की पेड़ है, लगा रहा। कहाँ के लोग, जर्मनी के। किस, जर्मनी की एक जगह है ज़्वेब्रेकुन, है ना, सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत है, जर्मन वर्ड है, ठीक है। तो कार्ल्स कस्पर फ्रिट्ज ने ये पिक्चर बनाया था। इस पिक्चर में उन्होंने दिखाया गया जो किस कपड़े में है, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्रेंच सोल्जर है वो ब्लू कपड़े में है, वाइट कपड़े में है, और यूनिफॉर्म रेड यूनिफॉर्म में, ब्लू वाइट और रेड यूनिफॉर्म, जैसे ये ब्लू कपड़े हैं और जो रेड यूनिफॉर्म में है ना, जो रेड यूनिफॉर्म में है, ब्लू रेड और वाइट कपड़े में जो है, ये फ्रेंच की आर्मी है, इसको दिखाया गया है इस पिक्चर में। और ये जो है, ये ट्री कौन लगा रहे हैं, जर्मन के लोग लगा रहे हैं, जर्मन के लोग लगा रहे हैं, ठीक है। और ये पिक्चर में, सॉरी, ये आप देख सकते हैं कौन है, ये कौन लोग है, ये जो इस ट्री का नाम दिया है, मतलब ये जो है कार्ल कास्पर फ्रिट्ज ने इस पेंटिंग में ये जो इस ट्री का नाम दिया है, ट्री ऑफ लिबर्टी, जो फ्रांस के ही लोग लगा रहे हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप फ्रांस के लोगों को पहचान सकते हैं, फ्रांस के जो आर्मी है, ब्लू कपड़े से, वाइट कपड़े से और रेड टोपी से, ये सब फ्रांस के हैं, ठीक है। और इस पिक्चर में दिखाया गया है कार्ल्स कैस्पर ने कि जिस तरह देखो, एक किसान की एक गाड़ी है, किस तरह से लूट रहा है फ्रांस के आर्मी। और देखो कुछ यंग वुमेन है, इसको किस तरह से फ्रेंच के जो ब्लू कपड़े हैं आर्मी किस तरह से लूट रहे हैं, किस तरह से बेइज्जती कर रहे हैं। और देखो एक किसान को किस तरह से घुटने के बल पर, है ना, बैठने के लिए मजबूर कर रहा है। कौन, घुटने के बल पर, है ना, बैठने के लिए मजबूर कर रहा है। कौन कर रहा है घुटने पर बैठने पर मजबूर, फ्रांस के आर्मी। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये किसान को लूट रहा है, वुमेन को छेड़ रहा है। और उसी तरीके से यहाँ एक पेड़ लगा रहा है और इसमें एक क्या लगा हुआ है, पेड़ पर एक जर्मन इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। उस जर्मन इंस्क्रिप्शन का उसका ये है कि टेक फ्रीडम एंड इक्वलिटी फ्रॉम अस, बोल रहा है कि आज़ादी और बराबरी हमसे ले लो, और यही है मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब इसको सरकास्टिक का मतलब है ना, जो चीज़ कह रहे हो आप उसका उल्टा। मतलब फ्रांस के लोग यहाँ तो लगा तो रहे हैं कि आज़ादी हमसे लो और इक्वलिटी हमसे लो, है ना, और यही हमारा मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी है, लेकिन दूसरी तरफ देखो क्या कर रहे हो आप। सरकास्टिक मतलब होता है ना कि अगर आप जैसे क्लास में कोई बच्चे दंगे कर रहा है, मैं आ गया अचानक, तो बोलते वाह वाह क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत बढ़िया हम नहीं कह रहे हैं। या फिर मान लो सपोज करो आप घर में हो और घर में भाई बहन किसी बात पर लड़ाई कर रहे हो, मम्मी पापा आ गया, क्या बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग, लेकिन
कहने का मतलब क्या है, उसका उल्टा है कि तुम लोग बहुत ख़राब कर रहे हो, और बजाय भी जा रहा है और बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। मतलब सरकास्टिंग के तौर पर ये कार्ल कैस्पर ने इस पिक्चर को दिखाया कि आप तो कह रहे हो कि आज़ादी ले लो, इक्वलिटी ले लो, क्या लगा करके यहाँ पर इंस्क्रिप्शन लगा करके, यहाँ पे देख रहे हो ना इंस्क्रिप्शन है ना, प्लेक, एक प्लेक मतलब एक प्लेट में इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप कह रहे हो आज़ादी ले लो और यही ह्यूमैनिटी का मॉडल है, यही इक्वलिटी है, लेकिन इसका उल्टा है, ये सही नहीं है। और उन्होंने फिर कहा कि जहाँ भी ये जाता है ना फ्रांस के आर्मी, वो लिबरेटर बन जाता है मोनार्क से, मोनार्क को तो ख़त्म कर देता है, लेकिन लिबरेटर, लिबरेटर का मतलब बिल्कुल आज़ादी दिला देना, सबको कहता है कि तुम कुछ मत करो, बस जेल में रहो और जो करेंगे हम करेंगे, कोई अगर कुछ बोलने की कोशिश करता है तो सीधे गोली से मार देते हैं, कौन, फ्रेंच के आर्मी। तो इस तरह से इस पिक्चर में मतलब पूरी तरीके से क्रिटिसिज्म किया किसका, फ्रांस के आर्मी का, सीधे सीधे तौर पर। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद, जय भारत।